विद्यार्थियों, आज हम लोग आपके लर्निंग टीचिंग असेसमेंट वाला जो पेपर है यानी BCP 201 उसमें यूनिट नंबर 3 शुरू करते हैं। और यूनिट नंबर 3 में जो पहला सब यूनिट है वो है मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग अर्थात शिक्षण सूत्र। हम जानने की कोशिश करेंगे कि शिक्षण सूत्र होते क्या हैं और हम लोग अपनी क्लासरूम टीचिंग में किस प्रकार उसका इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सकते हैं। शिक्षण सूत्र में जो चीज़ सबसे महत्वपूर्ण जानने वाली है वो ये है कि किसी भी विषय वस्तु का ज्ञान बड़ा आवश्यक है। तो यदि हम शिक्षक बनने की बात करते हैं तो दो चीज़ें उसमें बड़ी महत्वपूर्ण हैं और दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। पहला, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉलेज अर्थात अपने ज्ञान को जो आपके अंदर है वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन आप कक्षा में किस प्रकार कर रहे हैं। और दूसरा, टीचिंग एबिलिटी अर्थात आपके अंदर जो शिक्षण क्षमता है वो क्या है। ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, हालांकि एक चीज़ दूसरी चीज़ में मददगार साबित होती है। तो शिक्षक को वास्तव में दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, यानी हम एक अच्छे शिक्षक की बात करें तो दो चीज़ों की आवश्यकता है। पहला है कंप्लीट नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर अर्थात जो भी विषय वो पढ़ाना चाहता है उसको अच्छा और संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। मैं जिस विषय वस्तु को आज आपके सामने प्रस्तुत करूंगा उसका ज्ञान यदि मुझी को नहीं होगा तो मैं आपके कॉन्सेप्ट्स को कैसे क्लियर कर पाऊंगा। तो जो पहली महत्वपूर्ण चीज़ है वो है विषय वस्तु का ज्ञान होना। और दूसरी बात जो महत्वपूर्ण शामिल होती है इसके अंदर वो है विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान जो मेरे अंदर है उसे यदि मैं आपको देता हूं और उसका तरीका फॉल्टी तो वो बेकार हो जाएगा। तो मुझे उस ज्ञान को जो मेरे अंदर है जो मुझे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है उसकी मुझे साइंटिफिक नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। उन टीचिंग स्टाइल्स की साइंटिफिक नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है कि कैसे मैं उस नॉलेज को आपको दे सकूं, आपको डिस्ट्रीब्यूट कर सकूं। तो दो चीज़ें महत्वपूर्ण, एक विषय वस्तु का भली भांति ज्ञान होना और दूसरा जो टेक्निक्स हैं, जो रणनीतियां हैं, जो स्टाइल्स हैं टीचिंग की उसका भी ज्ञान होना कि यह विषय वस्तु का ये पर्टिकुलर पोर्शन मुझे आपको किस प्रकार प्रदान करना है। तो इसी पर आधारित है हमारा पूरा ये लेक्चर जिसे हम शिक्षण सूत्र कहते हैं, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग कहते हैं। देखिए, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग तरह से इंट्रोड्यूस किए। एक्चुअल में इसको उन्होंने लॉज ऑफ लर्निंग कहा। कुछ लॉज ऑफ लर्निंग जो आप जो दूसरे साइकोलॉजिस्ट थे उनसे कंफ्यूज मत करिएगा, वो अलग अधिगम के सिद्धांत हैं। जो अभ्यास का नियम वो उससे अलग है। लेकिन हम क्लासरूम टीचिंग की यदि हम बात करते हैं तो एजुकेशनिस्ट ने क्या किया, अपने उन अनुभवों के आधार पर और जो निर्णय वो क्लासरूम्स में लिया करते थे उसके आधार पर कुछ मैक्सिम्स बनाए, कुछ सूत्र बनाए और उसी एक्सपीरियंस और डिसीजन जो कि टीचिंग में लिए जाने हैं उसको आप क्लासरूम में जैसे इस्तेमाल कर रहे हैं उसको आधार बना करके उन्होंने शिक्षण सूत्र का प्रतिपादन किया और जो नियम दिए हैं वो तत्वों को शिक्षण को आधार मानते हुए शिक्षा विधान प्रस्तुत किए हैं। और इसमें पूरी तरह से जो शिक्षण अनुभव है और जो निर्णय है कि आप क्लासरूम में क्या करेंगे। आप एक टीचिंग कर रहे हैं, टीचिंग करते करते एक ऐसा बिंदु आया जहां पर आपको उस नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको किसी दूसरी विधा का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये ज्ञान आपको कैसे मिलेगा, आप किस आधार पर इस चीज को डिसाइड करेंगे, इसी को हम लोगों ने शिक्षण सूत्र का नाम दिया। शिक्षण सूत्र बहुत सारे तरीके के होते हैं, आप अलग अलग पुस्तकों में पढ़ेंगे तो अलग अलग शिक्षण सूत्र आपको दिखाई देंगे। शुरुआत करते हैं हम लोग एक शिक्षण सूत्र जो कि बहुत कॉमन आपको लगभग हर पुस्तक में मिलता है। पहला है जो सरल से जटिल की ओर अर्थात सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जब भी जो सब्जेक्ट मैटर मेरे पास है और मुझे अपने विद्यार्थियों को वो डिस्ट्रीब्यूट करना है, देना है, ज्ञान देना है, तो सबसे पहले मैं सिंपल चीज़ों को विद्यार्थियों को पढ़ाऊं और उसके बाद जो जटिल चीज़ें हैं, जो कठिन चीज़ें हैं वो मैं विद्यार्थियों को पढ़ाऊं। और इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि एक सक्सेसफुल इफेक्टिव टीचिंग देने के लिए मुझे इस मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। तो उसको शुरुआत करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं सरल क्या है, जटिल क्या है वो तो पहले अलग अलग कर लूँ। तो जब मैं सरल को और जटिल को अलग अलग कर लूँगा तभी मैं
सरल को पहले दे पाऊंगा, जटिल को बाद में दे पाऊंगा। और इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले आपको सरल कॉन्सेप्ट को ही बालक को देना चाहिए और धीरे धीरे करके उसमें जटिलता, काठिन्य स्तर उसको बढ़ाते रहना चाहिए। आपने देखा होगा जब हम पहाड़े बच्चों को पढ़ाते हैं तो 2 का पहाड़ा से शुरू करते हैं, फिर 3 का पहाड़ा और आगे चलता चला जाता है। तो सरल चीजें पहले। आप मैथमेटिक्स की पुस्तकों में भी देखेंगे, जो प्रश्न मैथमेटिक्स की पुस्तकों में होते हैं एक्सरसाइजेज में, वो शुरुआत में बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप एक्सरसाइज में आगे बढ़ते जाते हैं, जो प्रश्नों की कठिनता है, वो काठिन्य स्तर है, वो बढ़ता चला जाता है। ये ध्यान रखना है कि ये काठिन्य स्तर, ये जो कठिनाई स्तर, ये जटिलता है, ये विद्यार्थियों के पॉइंट ऑफ व्यू से होनी चाहिए, ना कि शिक्षक के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि जो चीज विद्यार्थियों को कठिन लग रही है, हो सकता है मेरे लिए तो आसान हो, क्योंकि मैं तो पढ़ाने जा रहा हूं आपको, क्योंकि मेरे पास पहले से उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो मेरे लिए वो सरल है। लेकिन विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से मुझे सरल और जटिल में विभेद करना होगा और पहले सरल को और बाद में जटिल को पढ़ाना होगा। दूसरा एक और शिक्षण सूत्र आता है, जैसे आप नोन टू अननोन बोलते हैं, अर्थात ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर कुछ स्पष्टता जैसे होगी कि सबसे पहले जो चीजें पहले से विद्यार्थियों को पता है वहां से शुरू करना चाहिए और अपने शिक्षण को, अपने कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ा रहे हैं वहां तक ले जाना चाहिए जहां तक वो नहीं जानता है, वहां से उसे कोरिलेट कर देना पड़ता है। जो बेसिक अजम्पशन है, जो भी मूल धारणा है इस शिक्षण सूत्र की, वो यही है कि विद्यार्थियों को कुछ ना कुछ तो आता है। आप कोई भी चीज नया चैप्टर शुरू करते हैं किसी भी क्लास में, जब वो रहता है तो नेचुरल सी बात है, या तो प्रीवियस क्लास में वो कुछ ना कुछ पढ़ चुका है, यदि वो क्लास 1 में भी आया है तो भी प्ले ग्रुप में या फिर घर पर रहकर भी तमाम सारी चीजें वो पढ़ चुका है। तो अजम्पशन ये है कि कुछ ना कुछ तो शिक्षक विद्यार्थी जानता है, और जो शिक्षक है उसको ये चाहिए कि वो धीरे धीरे वो जो जानता है उसको बढ़ाना है और धीरे धीरे उसका आउटलुक को बड़ा करना है कि अभी मैं जानता हूं, मुझे 2 का पहाड़ा आता है, मेरे विद्यार्थियों को 2 का पहाड़ा मैं सिखा रहा हूं, तो विद्यार्थी को 2 का पहाड़ा आता है, अभी उसकी ये नॉलेज है। जब वो इस क्लास को पढ़ने के बाद निकल जाएगा तो वो 2, 3, 4, 5, 6 और तमाम जो टेबल्स हैं, जो पहाड़े हैं, वो आज सीख जाएगा। तो मुझे उस नॉलेज के दायरा को बढ़ाना है, जिससे जब वो अगली क्लास में जाएगा तो अगली क्लास में भी ये एजम्पशन होगा कि पहले से उसको क्या आता है, और वहीं से टीचर फिर शुरू करेगा। तो हमको ये ध्यान रखना है कि जो भी नॉलेज हम उनको देना चाहते हैं, वो उसका जो अर्थापन किया जाएगा वो प्रीवियस या जो ओल्ड नॉलेज उसके अंदर है उससे किया जाएगा। मैं अक्सर एग्जांपल देता हूं, जो प्रदूषण वाली बात है। प्रदूषण में प्रत्येक विद्यार्थी जब अपने बाथरूम में जाता तो अक्सर पानी कभी कभी नहाते नहाते गंदा हो जाता है, कभी उसमें साबुन गिर जाता है। लेकिन जब वो क्लासरूम में आएगा और वो उस वक्त प्रदूषण बढ़ रहा होगा, या फिर उसने कभी आग जलाई होगी तो धुआं बहुत सारा निकला होगा, आसपास पूरे एरिया में धुआं छा गया होगा, या और तमाम जो प्रदूषण के आधार है वो उसने घर पे उस तरह की मिलती जुलती चीजें करते हुए देखी हैं। तो जब भी हम पोल्यूशन पढ़ाते हैं तो हम जो पहले से उसे ज्ञात है, जैसे वो किसी दिन किसी एक बहती हुई नदी में स्नान करने गया, और जब वो स्नान कर रहा है तो उससे ठीक पहले एक सज्जन स्नान कर रहे हैं जो अपने आप में अपने पूरे शरीर पे साबुन और शैम्पू और कपड़े इत्यादि धो रहे हैं, तो वो सारा गंदा पानी उसके पास तक आ रहा है। तो उसको पता लग गया कि प्रीवियस आदमी ने, उसने स्वयं ने ही उस नदी को गंदा कर दिया है। उसी ज्ञान का प्रयोग करते हुए आपको वाटर पोल्यूशन का कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है कि ये वृहद लेवल पर किस प्रकार होता है। और ये जो ज्ञात और अज्ञात वाली जो शिक्षण सूत्र है वो ये कहती है कि जब भी कोई नया ज्ञान आप उसे देते हैं, जैसे ये नया ज्ञान है, तो पहले से जो प्राप्त ज्ञान है वो एक हुक की तरह काम करता है और उस ज्ञान को अटका लेता है अपने अंदर। ठीक वैसे ही जैसे आपको 2 का पहाड़ा पता है तो आप ऐसा एक हुक क्लियर करेंगे नया जो ज्ञान है उसको पकड़ने के लिए। तो नए ज्ञान को पकड़ने के लिए पुराना ज्ञान उसमें हुक की तरह काम करेगा, फिर ये ज्ञान भी पुराना हो जाएगा। फिर दूसरे ज्ञान को पकड़ने के लिए आप फिर एक नया लूप बनाएंगे, फिर उसे हुक की तरह इस्तेमाल करेंगे और फिर उसे पकड़ लेंगे। तो पुराना ज्ञान हुक की तरह कार्य करता है, जो कि दूसरे ज्ञान को अपनी तरफ अपने आप में होल्ड कर लेता है।
और इसीलिए कहते हैं कि जो नोन चीजें होती हैं, जो जिसको लोग जानते हैं, वो ज्यादा ट्रस्टवर्दी होती है। ट्रस्टवर्दी इन द सेंस उस पर आप ज्यादा भरोसा कर सकते हैं। जब भी विद्यार्थी को आप जल प्रदूषण पढ़ाएंगे और उसे बिना किसी ज्ञात से अज्ञात विधि के द्वारा पढ़ाएंगे, तो केवल शिक्षक ये कहेगा कि हाँ प्रदूषण, जल प्रदूषण ऐसा प्रदूषण में पानी गंदा हो जाता है। लेकिन जब भी आप इस तरीके से जोड़ के पढ़ाएंगे कि जो आपने कभी एक बार अनुभव किया था कि आप नदी में गए या फलानी जगहों पर आपने चीजों को गंदा होता हुआ देखा, वहां पर क्या करूंगा, वो ज्ञान उसको प्रत्यक्ष मिला हुआ, वो ज्ञान उसके पास है, वो ज्ञात है उसको, तो वो ज्ञान उसके लिए ट्रस्टवर्दी है। वो ज्ञान पे वो ज्यादा भरोसा करेगा बजाय शिक्षक के द्वारा आज प्रदान किए गए ज्ञान से। तो हम क्या करेंगे, जो पहले से ज्ञान उस विद्यार्थी ने प्रत्यक्ष अनुभव किया है उसको इस्तेमाल करेंगे और आज हम नवीन ज्ञान को उसके साथ जोड़ देंगे। एग्जाम्पल हम लोग एक और इस्तेमाल करते हैं, जब भी हमको खरीदारी का उसे कॉन्सेप्ट देना है, सिखाना है, हमको सिखाना चाहते हैं, तो जो खरीदारी को करने जाता है तो हम उसे जब पैसे और रुपए उसे देते हैं और उसे बताते हैं कि लाभ क्या है और हानि क्या है। जब आपने किसी एक पर्टिकुलर चीज को खरीदा, कम पैसों में खरीदा और ज्यादा पैसों में बेच दिया, तो आपने कहा कि मुझे बहुत फायदा हो गया। और जब आपने ठीक इसका उल्टा किया कि आपने कम पैसे में खरीद करके या ज्यादा पैसे में खरीद करके किसी वजह से उसको कम कीमत पर उसे बेचना पड़ा, तो आपको नुकसान हुआ। तो ये सारी चीजें आपको नोन है, क्योंकि बचपन से वो सीखते चला आ रहा है कि ज्यादा पैसे का कॉन्सेप्ट क्या है, कम पैसे का कॉन्सेप्ट क्या है। और जब भी डिफरेंशिएशन देखने की कोशिश की जाएगी, तब उसे लाभ और हानि आसानी से जोड़ करके समझ में आ जाएगी। तो इसी को हम लोग ज्ञात से अज्ञात वाला शिक्षण सूत्र कहते हैं। एक और शिक्षण सूत्र है जिसे हम लोग मूर्त से अमूर्त कहते हैं, अर्थात कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट। कहीं कहीं पे आप रियल भी शब्द इसका सुनेंगे मूर्त की जगह। मूर्त का मतलब आपने क्लासरूम में मैंने बताया, मूर्त का मतलब इसका कोई रूप है, रूप रंग आकार है, और अमूर्त का मतलब इसका कोई रूप रंग आकार नहीं है। तो होता क्या है, जो बालकों का जो मानसिक विकास है वो मूर्त प्रत्यय से ही बनता है। खासतौर से जो छोटे बालक हैं, जो बहुत छोटे बालक हैं, वहां से हम उस कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो आप ये मान के चलिएगा कि बालक को पहले केवल ग्लास का मतलब रियल ग्लास देंगे, तभी उसको समझ में आएगा कि ये ग्लास है। तो मूर्त प्रत्ययों से ग्लास का कॉन्सेप्ट बनते 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 वो फिर ऐसे सूक्ष्म प्रत्ययों की ओर चला जाएगा जहां से आप कह सकते हैं कि वो अमूर्त की तरफ बढ़ रहा है। और आपको क्लासरूम में ये कोशिश करनी चाहिए कि जितना संभव हो सके मूर्त वस्तुओं से ही प्रत्यय को बनाना चाहिए। अब मैं इस पे एक कंट्रोवर्सी भी है कि आप कैसे मूर्त वस्तुओं को क्लासरूम में लेकर के आएंगे, लेकिन फायदा इसका ये है कि जब आप मूर्त वस्तुओं से किसी अनुभव को क्लासरूम में देते हैं, तो वो अपेक्षाकृत ज्यादा स्थायी होता है और ज्यादा लंबे समय तक आपके मस्तिष्क में धारित रहता है। आप ज्यादा देर तक उसको मस्तिष्क में अपने साथ रख सकते हैं, ताकि जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आप उसका इस्तेमाल कर पाए। हम लोग तमाम रियल कॉन्सेप्ट्स क्लासरूम में देने का प्रयास करते हैं। आपको याद होगा हम आपसे कहते हैं कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके TLM ले जाया करिए। तो TLM ले जाने का मतलब आप रियल हैंड एक्सपीरियंस उसे देना चाहते हैं, उसे अनुभव देना चाहते हैं। लेकिन अब इसका जो एग्जाम्पल, जो कंट्राडिक्शन है, वो ये समझ में आता है कि हम लोग हर चीज को मूल प्रत्यय के रूप में या मूर्त प्रत्यय के रूप में नहीं दे सकते। मैं एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे हमको शेर का कॉन्सेप्ट देना है, किसी भयानक जंगली जानवर का कॉन्सेप्ट देना है, तो जब जंगली जानवर का कॉन्सेप्ट देंगे, शेर का कॉन्सेप्ट देना, तो हम उसको रियल कॉन्सेप्ट कदापि नहीं दे सकते। क्लासरूम में हम रियल शेर को लेकर के नहीं आ सकते। ठीक ऐसे ही हम पूरी क्लास को जू में ले जाकर के, जंगल में ले जाकर शेर को दिखा नहीं सकते। तो जहां संभव हो, जहां तक संभव हो, वहां तक आपको रियल हैंड एक्सपीरियंसेस देने चाहिए। जब भी हम लोगों ने क्लासरूम में चीज़ों को पढ़ा है, आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी। जो आपने गैलेक्सीज पढ़ी थी, आकाशगंगा पढ़ा था, उसके बाद हमने माउंटेन्स, रिवर्स, लेक्स, यानी कि जो नदियां हैं, तालाब हैं, पहाड़ हैं, पठार हैं, इन सब का कॉन्सेप्ट जब हमको शिक्षक देते थे, तो हम में से कुछ लोग तो उसका रियल एक्सपीरियंस लिए हुए थे, मूर्त अनुभव हमने देखा था। लेकिन क्लासरूम में क्योंकि ये सब चीज़ें संभव नहीं हो पाती, तो वो टीचर जो क्लासरूम में उस तरह का बना हुआ मॉडल या उस तरह का बना हुआ चित्र लेकर के आया करते थे, तो हमको ज्यादा अच्छा स्पष्ट हो जाया करता था। लेकिन किसी संपूर्ण पठार को तो क्लासरूम में लाना संभव नहीं है।
लेकिन बार बार मैं इस बात को कहूंगा कि जहां तक संभव हो सके आप बालक को मूर्त अनुभव देने का प्रयास करिए, जब तक कि बालक को कोई नुकसान या फिर वो वाकई यदि फिजिबल नहीं है, यदि संभव ही नहीं है, तब तो आप छोड़ सकते हैं। लेकिन बालकों को यदि आप मूर्त प्रत्यय से शुरुआत करेंगे तो ये एक अच्छा संकेत माना जाता है शिक्षण का। और नेचुरल सी बात है कि ये जब हम टीचिंग की बात करते हैं तो जैसे जैसे बालक बड़ा होता चला जाता है उसका अलग एक कॉन्सेप्ट डेवलप होता चला जाता था। उस वक्त यदि आप उसे अमूर्त प्रत्यय भी देंगे तो वो ज्यादा अपेक्षाकृत स्थायी हो जाएगा, क्योंकि मूर्त से उसका कॉन्सेप्ट पहले ही क्लियर हो चुका है। अब हम लोग बात करते हैं एक और शिक्षण सूत्र जिससे हमने आपने कहा विशेष से सामान्य की ओर, फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। पर्टिकुलर टू जनरल का मतलब विशेष उदाहरण पहले देने चाहिए और उसके आधार पर नियम या सिद्धांत बनाए जाने चाहिए। अर्थात टीचर शुड टेक पर्टिकुलर स्टेटमेंट फर्स्ट एंड देन बेसिस ऑन दैट पर्टिकुलर केसेस जनरलाइजेशन शुड बी मेड। ये भी बालक अच्छा है, वो भी बालक अच्छा है, ये भी बालक अच्छा है, ये भी बालक अच्छा है, अर्थ इसका मतलब पूरी क्लास ही अच्छी होगी। तो इस तरह से करके पर्टिकुलर तुम भी अच्छे हो, तुम भी अच्छे हो, तुम पर्टिकुलर हो। और जनरल का मतलब जब आप संपूर्ण क्लास के बारे में कोई बात करते हैं। तो एक एग्जांपल जैसे हम देने की कोशिश करते हैं, जब भी मान लीजिए हम कोई प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ाना चाहते हैं तो आपने बता दिया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस ये टेंस है जिसकी क्या खास बातें हैं। अब हम लोग उस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में जिन बातों ने उस वाक्य को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बनाया, अब हम उस पर चर्चा करेंगे। वो बताएंगे कि वो प्रेजेंट की बात हो रही है और जिस वक्त वो सेंटेंस बोला जा रहा है उस वक्त वो घटना घटित हो रही है। तो आप ये उस पर्टिकुलर सेंटेंस को ये बताना के प्रयास करते हैं कि वो नियम है और आपने उसके आधार पर आपने ये चीज एक्सप्लेन की कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या है। तो ये हुआ पर्टिकुलर टू जनरल। अब एक और जो शिक्षण सूत्र है वो इंपेरिकल टू रैशनल है। इंपेरिकल का मतलब जो उसे आप प्रयोग द्वारा सिद्ध कर सकते हैं, जिसे आप प्रूव कर सकते हैं, उसे आपने इंपेरिकल कहा। और इंपेरिकल जो है वो आपके अवलोकनों पर आधारित है, हमारा एक्सपीरियंस है जो हम देखते हैं, जो महसूस करते हैं, जो हमने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हमने जो लिया, जिसको आपने देखा, फील किया, एक्सपीरियंस किया, कभी तो हुआ, चाहे सुन करके चाहे आपके किसी भी सेंस ऑर्गन के द्वारा, तो उसको हम लोग इंपेरिकल कहते हैं जो कि हम ले रहे हैं। जबकि रैशनल वो है जो हमारे तर्क पर और हमारी व्याख्या पर आधारित है, यानी हमारे उसको जो एक्सपीरियंस आपका है, जो आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, उससे रिलेशन नहीं है। ये जो रैशनल है वो तर्क और व्याख्या पर आधारित है। तो आप इंपेरिकल से शुरू करिए, जो बालक देख रहा है, जो एक्चुअली में फील किया है, जो अनुभव पर आधारित है, उससे आप शुरू करते हुए उसे उस तर्कों को व्याख्या तक स्तर पर ले जाइए। यानी बालक को एक बार बता देने के बाद ये आपने अनुभव किया था और उसके बाद आप उसे तथ्यात्मक या तर्क वाली व्याख्या पर ले जाइए। ये जो स्टेज ऑफ आर्गुमेंट है, ये जो आर्गुमेंट यानी आप जो आर्ग्यू करते हैं, जो कि तर्क करते हैं, जो कि आप बहस करते हैं, वो एक्चुअल में जो सीइंग थिंग्स और फीलिंग देम इज द फर्स्ट स्टेज। वो आर्ग्यूमेंट वाली स्टेज जो है वो बाद की स्टेज है। पहले उसको फील करना पड़ेगा, पहले आपको उसको अनुभव करना पड़ेगा। जब आप अनुभव करेंगे तब आप उसे आर्ग्यू कर पाएंगे। आपने पहली बार उसको समझ लिया, तब आपने उसको दूसरों से उसके संदर्भ में बहस की या उसके बारे में व्याख्या की। और इसको हम लोग एक लेस मेंटल मैच्योरिटी से अधिक जो मोर मेंटल मैच्योरिटी उस तक ले जाते हैं, क्योंकि मानसिक परिपक्वता जो कम होती है वहां पर आप ये देखेंगे कि जो बालक है उसको जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, जबकि जो व्यक्ति अधिक मेंटली मैच्योर्ड है वो अपने तर्कों पर आधारित कार्य कर रहा है। तो आपको इंपेरिकल से शुरू करते हुए रैशनल तक लेकर के जाना है। एक और आपका शिक्षण सूत्र है इंडक्शन से डिडक्शन तक, अर्थात आगमन से निगमन की ओर लेके जाना है। ये आगमन और निगमन आपने विधियां भी पढ़ी होंगी जब आपने टीचिंग मेथोडोलॉजी पढ़ा होगा। तो इंडक्शन जो है ना, आगमन, वो ये कहता है कि बहुत सारे उदाहरण आपको दिए, उस आधार पे आपने एक नियम बनाया, तो ये आगमन है, सूत्र का आपने आगमन किया। और दूसरी जो इसमें बात है वो है निगमन।
अर्थात डिडक्शन। कि डिडक्शन में क्या होता है, जो प्रिंसिपल रूल्स या नियम सिद्धांत जो होते हैं पहले से अनाउंस कर दिए गए हैं और आपको अलग अलग एग्जाम्पल्स के बेसिस पे उसको सिद्ध करना है कि जो बोला गया है वो ठीक है कि नहीं है। एक एग्जाम्पल है इसके अंदर कि त्रिभुज के, हम सब लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इंडक्टेड मेथड, इंडक्शन वाला जो मेथड है उससे और डिडक्शन वाले मेथड से कैसे हम लोग इसको बताते हैं। तो पहले हम लोग इसी एग्जाम्पल को लेकर के बात करते हैं पहले वाले पर, यानी कि आगमन विधि से। तो उदाहरणों के आधार पर नियम बनाना। हम लोग एक बालक को एक त्रिभुज देंगे और त्रिभुज देने के बाद कहेंगे भैया, अलग अलग माप के त्रिभुज देंगे और उससे कहेंगे भैया ये जो त्रिभुज है अलग अलग दिए हुए हैं, जरा देखो कि ये तीनों त्रिभुजों के जो 3 ट्राइंगल हैं, तीनों त्रिभुजों के जो एंगल हैं उनका योग कितना आ रहा है। यहां पर हमने उसे ये नहीं बताया कि त्रिभुज के तीनों कोणों के योग 180 होता है। तो हम क्या करेंगे, बालक क्या करेगा, हमने उसे 10 एग्जाम्पल्स दिए और आपको मालूम है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 ही होता है। बालक 1 को चेक करेगा, 2 को चेक करेगा, 3 को चेक करेगा, 4 को चेक करेगा, सबको चेक करेगा और हर बार उसका उत्तर 180 आएगा। तो इसके आधार पर बालक खुद ही ये निर्णय ले लेगा या खुद अपने दिमाग में इस बात को आत्मसात कर लेगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अब हमने ठीक इसका उल्टा दूसरा वाली सिद्धांत अपनाया, डिडक्शन। हमने बालक को पहले ही बता दिया है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये परम सत्य है। अब बालक क्या करेगा कि बालक को इस तरह के प्रश्न दिए जाएं जिससे वो ये चेक कर ले कि हाँ 180 होता है, तो यदि एक एंगल दिया है, दूसरा एंगल दिया है, तो तीसरा एंगल मैं अपने आप निकाल लूंगा। या मुझे मालूम है यदि कोई ऐसा एंगल एक दे दिया है जो कि गलत है, जिसका मेजरमेंट गलत है, जिसका टोटल योग 190 आ रहा है, तो मैं ये कहूंगा कि नहीं ये ट्राइंगल है ही नहीं, क्योंकि इसके त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 नहीं है, उससे कम या ज्यादा हो रहा है। तो ये आगमन और निगमन विधि का, आगमन और निगमन जो तरीका होता है उसको हम लोग प्रयोग करते हैं। इसके अलावा हम लोग एक बात और करते हैं, जैसे हम लोग होल टू पार्ट की बात करें, समग्र से अंश की ओर। समग्र आप समझते होंगे, समग्र रूप से देखना। और जो बालक होते हैं वो ज्ञान को समग्र रूप में पहले देखते हैं और उसके बाद उसके भागों को समझ पाते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि ब्रांचेस क्या होती हैं, शाखाएं क्या होती हैं, पत्तियां क्या होती हैं, जड़ क्या होता है, तना क्या होता है, ये सब हमको बहुत दिनों बाद पता चला था। उससे बहुत पहले हम पेड़ की फोटो या संपूर्ण पेड़ बहुत पहले से बचपन से देखते चले आ रहे थे। तो बाद में आकर के गुरुजी ने उसको स्पष्ट किया कि पेड़ जो दिखने में इस आकार का होता है, वास्तव में उसमें ये भाग होते हैं। तो ये एग्जाम्पल समग्र से अंश की ओर है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको इसमें बता रहा हूं, जब हम दिव्यांगता के क्षेत्र में बात करते हैं, जब हम विकलांगता से ग्रस्त बालकों की बात करते हैं, तो इस चीज को हमको ठीक उल्टा कर देना पड़ता है। हम क्या करेंगे, जैसे हम दृष्टिबाधित बालकों की बात करें, हम उसे समग्र से अंश की ओर न ले जाकर के उसे अंश से पूर्ण की ओर ले जाएंगे। अंश से पूर्ण की, मैं दृष्टिबाधितों की बात करूं, जैसे मान लीजिए हमें किसी बहुत बड़ी चीज का उसको प्रत्यय देना है, तो हम क्या करेंगे, बालकों को छोटे छोटे पार्ट्स पहले किसी एक चीज के बता दिए कि ये एक पार्ट, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है, फिर दूसरा पार्ट बता दिया इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है, और फिर बाद में जोड़ करके उसको समझा दिया। क्योंकि दृष्टि के अभाव में बालक समग्र रूप से उस नॉलेज को प्राप्त नहीं कर पाएगा, बल्कि ब्रेक फॉर्म में प्राप्त कर पाएगा। पर्सन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट के साथ भी ऐसा, जब हम सेंटेंस फॉर्मेशन की बात करते हैं, चीजों को बताने की बात करते हैं, तो भी उसे अंश अंश अंश, एक पार्ट पार्ट पार्ट, टुकड़े 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 बता करके उसको संपूर्ण चीज को बताने की कोशिश करते हैं। सेम केस पर्सन विद मेंटल रिटार्डेशन के साथ होता है। वहां तो इंटेलेक्चुअल जो प्रॉब्लम है उसको लेकर के उसकी प्रोसेसिंग भी स्लो है, तो हम छोटे छोटे पार्ट्स उसको समझाते हैं और तब जाकर के उसको एक संपूर्ण समग्र चीज से उसको अवगत कराते हैं। तो दृष्टिबाधिता के पॉइंट ऑफ व्यू से या विकलांगता के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पार्ट टू होल, और सामान्य बोलचाल की भाषा में हम बात करें तो होल टू पार्ट। तो ये
एक बात आती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि एनालिसिस टू सिंथेसिस एक और सेक्शन होते हैं जिसे हम विश्लेषण से संश्लेषण की ओर जाना कहते हैं। अब विश्लेषण से संश्लेषण की ओर का मतलब, पहले दोनों शब्दों को समझ लिया जाए कि एनालिसिस और सिंथेसिस होते क्या है, या विश्लेषण और संश्लेषण होता क्या है। देखिए, एनालिसिस का मतलब होता है किसी भी समस्या को छोटे छोटे सुग्राही टुकड़ों में बांट देना। सुग्राही टुकड़े क्या होते हैं? जिनको आप आसानी से ग्रहण कर सकते हैं, बहुत सामान्य, बहुत आसानी से ग्रहण किया जाए, उसको हम सुग्राही टुकड़ा कहते हैं। ज्ञान या प्रॉब्लम जब बहुत बड़ी होती है तो बेचुल सी बात आपको टुकड़ों में तोड़ लेना चाहिए। और दूसरी जो सिंथेसिस बात है, सिंथेसिस का मतलब जो सेपरेटेड टुकड़े हैं, जो अलग अलग टुकड़े हैं, उनको जोड़ करके फिर एक कंप्लीट समग्र बना लेना, तो इसी को हम लोग कहते हैं संश्लेषण। तो हम लोग बालकों को, क्योंकि बालक के लिए प्रॉब्लम वो एक बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम को एक साथ समाहित करना, उसको एक साथ समझने में प्रॉब्लम आती है, तो हम क्या करते हैं, उसको एनालाइज करने की दृष्टि से उस प्रॉब्लम को छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, और जब क्लास में हम उपसंहार या बाद में हम रिकैपिचुलेशन करते हैं, बाद में समग्र रूप से उस सारी जानकारी को दे देते हैं कि आपने ये टुकड़ा यहाँ देखा था, उसको अब जोड़ करके समग्र रूप में आप इसको समझिए। तो विश्लेषण कराते हुए संश्लेषण की ओर ले जाना चाहिए। हमने एक सेंटेंस का विश्लेषण किया, जैसे आपने वाक्य वाला उदाहरण लिया कि आपने एक सेंटेंस लिख दिया, और सेंटेंस लिखने के बाद, वाक्य लिखने के बाद उसकी सारी विशेषताओं को समझने की कोशिश की, और विशेषताओं को समझने के बाद आपने उसमें क्या उसकी फिगर ऑफ स्पीच है, क्या उसके अंदर और खास बातें हैं वाक्य की, वो समझने की कोशिश की। तो जो बालक है, जो संश्लेषण विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, वो जटिल समस्याओं को आपको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए। तो ये हमने समझा विश्लेषण और से संश्लेषण की ओर। अब हम बात करते हैं, एक और जो बात आती है वो है साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल जो सूत्र है, शिक्षण सूत्र। साइकोलॉजिकल से लॉजिकल का मतलब नाम से स्पष्ट हो रहा होगा। साइकोलॉजिकल का मतलब बालकों के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि छोटा बालक या जो भी बालक है, वो उसका इंटरेस्ट आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, उसका एप्टीट्यूड क्या है, वो पढ़ना क्या चाहता है, वो भी दिमाग में रखना पड़ेगा, उसकी कैपेसिटी क्या है। आप क्लास 5 के बालक को यदि क्लास 12 की चीजें पढ़ाएंगे तो उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है, तो उसको मस्तिष्क में रखते हुए ही आपको पढ़ाना है। उसका डेवलपमेंट लेवल क्या है, कितना मानसिक विकास उसका हो चुका है, तो इन सब बातों को शिक्षकों को अपने मस्तिष्क में रखना चाहिए। जब आपने इस सब चीजों को मस्तिष्क में रखा, उसके बाद आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तब आप लॉजिकल होते जाएंगे। लॉजिकल ये कहता है कि बालक को ये आ जाना चाहिए, और मनोवैज्ञानिक ये कहता है कि उसको इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, उसकी क्षमता, उसका विकासीय स्तर इत्यादि को ध्यान में रख करके किया जाना चाहिए। तो ये जो चीजें थी, ये शिक्षण सूत्र थे 9 आपके सामने। मैं एक बार फिर उसको रिपीट कर दे रहा हूं कि एक सिंपल टू कॉम्प्लेक्स अर्थात सरल से जटिल, नोन टू अननोन अर्थात ज्ञात से अज्ञात, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट या रियल टू एब्स्ट्रैक्ट, इसे हम मूर्त से अमूर्त भी कहते हैं। फिर पर्टिकुलर टू जनरल अर्थात विशेष से सामान्य, फिर एम्पेरिकल टू रैशनल अर्थात प्रयोग सिद्ध से, रैशनल का मतलब तर्क वाला, एंड देन इंडक्शन टू डिडक्शन अर्थात आगमन से निगमन, होल टू पार्ट, इसके दो चीजें हो जाएंगी, होल टू पार्ट भी और पार्ट से होल भी, एंड देन एनालिसिस टू सिंथेसिस अर्थात विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, और साइकोलॉजिकल से लॉजिकल अर्थात मनोवैज्ञानिक से तार्किक। तो ये शिक्षण सूत्र हैं। आप अलग अलग पुस्तकों में इनसे कहीं ज्यादा और कुछ पुस्तकों में इनसे कम शिक्षण सूत्र देखेंगे। इन्हें आप दिव्यांगता विशेष की दृष्टि से व्याख्या करते हुए अपनी स्पष्टता प्रदर्शित कर सकते हैं।